हेलो दोस्तों, नर्सिंग वाईफाई चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने ईएसआईसी 2019 का क्वेश्चन पेपर देखा था, जो कि सेकंड शिफ्ट का था, जिसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था और एक्सप्लेन के साथ में हमने उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी बताए थे, क्या-क्या क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। इस वीडियो में आपने बहुत सारा हमें प्यार दिया, बहुत सारा सपोर्ट दिया, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। हम मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द टेस्ट यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्राइकोमोनियसिस। ट्राइकोमोनियसिस को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? पहला ऑप्शन है वेट माउंट ऑफ वेजाइनल फ्लूइड, सेकंड ऑप्शन है स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट, थर्ड ऑप्शन है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोएसे, एलिजा टेस्ट फॉर सीरम, फोर्थ ऑप्शन है ओवा एंड पैरासाइट फीकल स्मीयर। तो ट्राइकोमोनियसिस को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? वेट माउंट ऑफ वेजाइनल फ्लूइड। ये ट्राइकोमोनियसिस क्या होता है इसको भी हम जान लेते हैं। ट्राइकोमोनियसिस ट्राइकोमोनियसिस क्या होता है? यह एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, एसटीडी होती है, और जो कि स्प्रेड होती है किसके द्वारा? पैरासाइट के द्वारा। और ये पैरासाइट कौन सा होता है? ये पैरासाइट होता है ट्राइकोमोनास वैजाइनलिस। ट्राइकोमोनास वैजाइनलिस एक पैरासाइट होता है, उसके द्वारा जो डिजीज फैलती है और कॉज करता है ये ट्राइकोमोनियसिस, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। और इसका जो मोस्टली सिम्टम देखने को मिलता है फाउल स्मेलिंग इन वैजाइनल डिस्चार्ज। जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसके अंदर फाउल स्मेलिंग, बैड स्मेल आती है। ये मोस्टली सिम्टम देखने को मिलता है ट्राइकोमोनियसिस में। इसके अलावा इसमें और दिया है स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट। स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? सीरम या बॉडी फ्लूइड, अदर फ्लूइड। सीरम या अदर फ्लूइड जितने भी होते हैं उसके अंदर एंटीबॉडी डिटेक्शन करने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोएसे एलिजा टेस्ट ऑफ सीरम। एलिजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एलिजा टेस्ट किया जाता है एंटीबॉडी डिटेक्शन करने के लिए, किसके अंदर? ब्लड के अंदर। ये जो एलिजा टेस्ट है ये मोस्टली किस में किया जाता है? एचआईवी एचसीवी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है ओवा एंड पैरासाइट फीकल स्मेयर। ओवा और पैरासाइट फीकल स्मेयर किसके लिए किया जाता है? पैरासाइट डिटेक्शन करने के लिए। और ये पैरासाइट किसके अंदर डिटेक्शन करना होता है? पैरासाइट या ओवा फीकल के अंदर, स्टूल के अंदर ये टेस्ट किया जाता है, स्टूल के अंदर डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एडवांटेज of using three-part diagnosis statement such as problem, etiology, sign, symptom, PES। एडवांटेज ऑफ थ्री पार्ट डायग्नोसिस। क्या एडवांटेज होते हैं थ्री पार्ट डायग्नोसिस? थ्री पार्ट डायग्नोसिस क्या? प्रॉब्लम, इटियोलॉजी, सिम्टम, पीईएस होता है। इस फॉर्मेट के क्या एडवांटेज होते हैं? पहला ऑप्शन है इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन बिटवीन फिजिशियन एंड नर्स। सेकंड ऑप्शन है इट हेल्प्स द नर्स इन डेलीगेटिंग। थर्ड ऑप्शन है इट डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर। फोर्थ ऑप्शन है इट स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लाइंट डाटा। तो पहले हमको पीईएस समझना पड़ेगा। पीईएस क्या होता है?
PES प्रॉब्लम, इटियोलॉजी और साइन एंड सिम्टम। PES का मतलब होता है प्रॉब्लम, इटियोलॉजी और साइन सिम्टम। यह एक फॉर्मेट होता है जो स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रक्चर होती है। ये क्या होती है? एक स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रक्चर होती है ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ऑफ क्लाइंट डाटा। किसी भी क्लाइंट डाटा या पेशेंट के डाटा को एक स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर करना किसके अंदर आता है? PES के अंदर आता है। प्रॉब्लम, इटियोलॉजी, साइन सिम्टम को एक स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रक्चर में फॉर्मेट करना, ये होता है PES। तो ये PES से क्या होगा? हम पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इटियोलॉजी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, साइन सिम्टम को आइडेंटिफाई करते हैं और इन्हीं के बेसिस पे हम केयर ऑफ प्लान तैयार करते हैं। केयर ऑफ प्लान, और उसी तरह से उसका पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है और उसी के बेसिस पे पेशेंट क्या है? जल्दी ही रिकवरी हो जाती है। अब पेशेंट की जल्दी रिकवरी हो गई, पेशेंट जल्दी ठीक हो गया और जो उसको प्रॉब्लम है उसी के बेसिस पे ट्रीटमेंट मिल गया, तो इसकी वजह से क्या होता है? पेशेंट का कॉस्ट ऑफ केयर होती है, कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर वो डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है इट डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलिक एसिड सप्लीमेंट इन प्रेगनेंसी आर मेनली यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट दिया जाता है, यूज किया जाता है किसके प्रिवेंशन के लिए? पहला ऑप्शन है गेस्टेशनल डायबिटीज, सेकंड ऑप्शन है एनीमिया इन मदर, थर्ड ऑप्शन है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, फोर्थ ऑप्शन है एनीमिया इन फीटस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दिया जाता है। और ये जो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दिया जाता है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है, इसको पहले हमको समझना पड़ेगा। तो न्यूरल ट्यूब, अभी देखेंगे हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है जब एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर जब डेवलप हो रहा होता है तो 3 to 4 वीक पर उसमें क्या होता है? न्यूरल ट्यूब होती है वो डेवलप होती है। न्यूरल ट्यूब क्या होती है? डेवलप होती है। अब उसमें क्या होता है? उसके फेल टू डेवलप, यदि न्यूरल ट्यूब क्या हो जाए? फेल टू डेवलप, उसका डेवलपमेंट फेल हो जाता है, उसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये कब होता है? 3 से 4 वीक पर होता है। अब इसमें भी क्या होता है? जो न्यूरल ट्यूब होती है, आपको इमेज से दिखा देते हैं न्यूरल ट्यूब कैसी होती है। ये देखिए, आपको जैसे इमेज में दिख रहा है, यह न्यूरल ट्यूब होती है। न्यूरल ट्यूब में ये एंटीरियर पार्ट होता है, यह एंटीरियर पार्ट होता है और यह पोस्टीरियर पार्ट होता है। अब यहाँ आप देखेंगे, यदि एंटीरियर पार्ट, ये एंटीरियर पार्ट क्या हो जाता है? यदि ये फेल हो जाता है डेवलपमेंट में तो क्या प्रॉब्लम होती है? यदि एंटीरियर पार्ट फेल हो जाता है डेवलप में तो क्या प्रॉब्लम होती है? जो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम और सेरिबेलम, इस कंडीशन में क्या हो जाते हैं? एब्सेंट हो जाते हैं। सेरेब्रम और सेरिबेलम क्या है? डेवलप नहीं होते हैं और एब्सेंट रहते हैं यदि एंटीरियर पार्ट फेल हो जाए तो। और इसको क्या बोला जाता है?
इसको बोला जाता है, इस कंडीशन को, एनिनसेफेली। एनिनसेफेली, एब्सेंट ऑफ ब्रेन बोल लीजिए, या सेरेब्रम और सेरिबेलम इसमें एब्सेंट होते हैं जब एंटीरियर क्या हो जाता है, पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब का प्रॉपरली डेवलप नहीं हो। वहीं हम दूसरा देखते हैं, यदि पोस्टीरियर पार्ट प्रॉपरली डेवलप नहीं हो और फेल हो जाता है, फेल टू डेवलप, उस कंडीशन में क्या होता है, यदि पोस्टीरियर पार्ट फेल हो जाता है डेवलपमेंट में, तो क्या हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है स्पाइना बाइफिडा। पोस्टीरियर पार्ट यदि डेवलप में फेल हो जाता है तो उसको बोला जाता है स्पाइना बाइफिडा। अब यहाँ भी हमने देखा कि जो एंटीरियर पार्ट जब फेल हो गया था डेवलप होने से, उस कंडीशन में क्या हुआ था कि ब्रेन के अंदर सेरेब्रम और सेरिबेलम क्या हो गए, एब्सेंट हो गए थे। यहाँ हमने देखा सेरेब्रम और सेरिबेलम एब्सेंट हो गए थे, उस कंडीशन को क्या कहा गया था, एनिनसेफेली। यदि ये पोस्टीरियर पार्ट प्रॉपरली डेवलप नहीं हो, तब उस कंडीशन में क्या हो जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा के अंदर जो ये मेनिंजेस होती हैं, वो क्या करती हैं, इंटरवर्टिब्रल स्पेस के थ्रू बाहर आ जाती हैं। जो मेनिंजेस क्या होती हैं, आउटर कवरिंग लेयर होती हैं, आउटर कवरिंग लेयर होती हैं किसकी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इनका क्या हो जाता है, इनका हो जाता है प्रोट्रूजन। ये इनका प्रोट्रूजन हो जाता है, उभार हो जाता है, किसके थ्रू, जो इंटरवर्टिब्रल स्पेस होता है, इंटरवर्टिब्रल स्पेस होता है, उसके थ्रू इनको क्या हो जाता है, प्रोट्रूजन हो जाता है। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, स्पाइना बाइफिडा बोला जाता है। अब यहाँ हमने देखा, एक तो देखा हमने एनिनसेफेली और स्पाइना बाइफिडा। अब यहीं पे हम स्पाइना बाइफिडा को और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, स्पाइना बाइफिडा में और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। स्पाइना बाइफिडा किसकी वजह से हो रहा है, पोस्टीरियर डेवलपमेंट फेल की वजह से हुआ है। तो स्पाइना बाइफिडा के भी फर्दर टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, और एक होता है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा के अंदर क्या होता है, स्किन इंटैक्ट रहती है। स्किन कैसी रहती है, स्किन इंटैक्ट रहती है, मतलब इस कंडीशन में प्रोट्रूजन तो होता है इंटरवर्टिब्रल स्पेस के द्वारा मेनिंजेस का, लेकिन स्किन क्या होती है, इंटैक्ट रहती है, और इसके अंदर कोई भी प्रोट्रूजन नहीं मिलता है, नो प्रोट्रूजन। एक्सटर्नली हम देखते हैं तो कोई भी प्रोट्रूजन हमको देखने को नहीं मिलता है। और ये क्या है, लेस कॉमन होती है, बहुत कम देखने को मिलती है। इसके अलावा लेस कॉम्प्लिकेटेड, लेस कॉमन होती है और लेस कॉम्प्लिकेटेड होती है। वहीं हम स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका को देखते हैं तो इसमें क्या है, स्किन नॉट इंटैक्ट, मतलब स्किन क्या है, ओपन रहती है। इसके अलावा प्रोट्रूजन प्रेजेंट होता है, मोर कॉमन होती है ये, और मोर कॉम्प्लिकेटेड होती है। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा होता है वो नॉर्मल होता है, एक कंडीशन में देखने को इंटैक्ट स्किन मिलेगी आपको, कोई प्रोट्रूजन नहीं मिलेगा, लेस कॉमन होती है, लेस कॉम्प्लिकेटेड होती है। वहीं सिस्टिका है, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, जो कि स्किन इंटैक्ट नहीं होती है, ओपन वुंड टाइप में होता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, प्रोट्रूजन मिलेगा, उभार मिलेगा देखने को, मोर
कॉमन होती है और मोर कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका है, इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका है, इसको फर्दर डिवाइड किया है और यह होती है, एक होती है इसमें मेनिंजियोसील और एक होती है मेनिंजियोमाइलोसील। मेनिंजियोसील में क्या होता है, सिर्फ मेनिंजीज का ही प्रोट्रूजन होता है। मेनिंजीज जो ब्रेन की आउटर कवरिंग लेयर होती हैं वही इंटरवर्टिब्रल स्पेस के द्वारा बाहर दिखती हैं, क्योंकि सिस्टिका में तो ओपन वुंड है तो क्या है बाहर दिखेंगे, तो इसमें सिर्फ मेनिंजीज का ही प्रोट्रूजन होता है। मेनिंजियोमाइलोसील होता है, इसके अंदर क्या होता है, मेनिंजीज तो आपको देखने को मिलेंगे, इसके साथ में आपको क्या मिल सकता है, नर्व मिल सकता है, स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड का भी प्रोट्रूजन देखने को मिलता है। और ये हमने देखा स्पाइना बाइफिडा है, ये मोस्टली किस जगह पे प्रेजेंट होता है, वो मिलता है आपका 5 से लेकर S1 लुम्बोसेक्रल रीजन होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मोस्ट कॉमन लुम्बोसेक्रल रीजन में प्रेजेंट होता है। यहाँ इसकी कॉज की बात करते हैं तो जो स्पाइना बाइफिडा के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के कॉज देखते हैं तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के कॉज हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के कॉज की बात करते हैं तो कॉज में क्या क्या प्रेजेंट मिलता है, जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से, इसके अलावा विटामिन B9 जिसको फॉलिक एसिड भी बोला जाता है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। 1% कॉज होता है, वो किसकी वजह से होता है, विटामिन B9 और जिंक की वजह से, जिंक की कमी की वजह से। नेक्स्ट है आपका 99% है, वो किसकी वजह से मिलता है, क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी की वजह से, क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी की वजह से प्रेजेंट होता है। जब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए ये कॉज होते हैं, इसके अलावा डायग्नोसिस की बात करते हैं तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, इसको डायग्नोस करने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है, कौन कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डायग्नोसिस, इसके डायग्नोसिस में पहला जो टेस्ट होता है वो होता है AFP, अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फ्यूटोप्रोटीन होता है, जब देखिए जब ये अल्फा फ्यूटोप्रोटीन कैसे प्रेजेंट होता है, जब न्यूरल ट्यूब होती है, न्यूरल ट्यूब फेल हो जाती है, डेवलप होने से फेल हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या हो जाता है, अल्फा फीटोप्रोटीन बनना शुरू हो जाता है। और वहीं पे ये होता है और फिर आगे चल के ये अल्फा फीटोप्रोटीन मैटरनल सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं, और मदर के सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं तो हम इनको डिटेक्ट कर पाते हैं। और ये कब मैटरनल सर्कुलेशन में कब पहुंचते हैं, 14th वीक। और यदि रेंज की बात करें तो 13 से 18 वीक के बीच में यह प्रेजेंट होते हैं, इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं 13 से 18 वीक पे। अल्फा फीटोप्रोटीन यदि प्रेजेंट है हाई कंसंट्रेशन में तो इसका मतलब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बेबी को हुआ है। और इसको और क्या कह सकते हैं, अर्ली इन सेकेंड ट्राइमेस्टर।
अर्ली सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसको हम डिटेक्ट कर पाते हैं। इसके अलावा और कौन से टेस्ट होते हैं? एक टेस्ट होता है एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट। दूसरा कौन सा टेस्ट होता है? दूसरा होता है एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट। अब एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट में क्या चेक किया जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर हाई लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज की कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलती है अल्फा फीटो एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट के अंदर। जब हम एमनियोटिक फ्लूइड को टेस्ट करते हैं तो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो ये भी इंडिकेट करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। एक होता है ट्रिपल ए टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट क्या होता है? ट्रिपल टेस्ट के अंदर 3 टेस्ट किए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए ट्रिपल टेस्ट किया जाता है। ट्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट में कैसे किया जाता है? एक तो होता है अल्फा फीटो प्रोटीन, दूसरा टेस्ट होता है HCG, तीसरा होता है UE3। ट्रिपल टेस्ट में अल्फा फीटो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, HCG भी इंक्रीज मिलता है। इसके अलावा UE3 अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल 3, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल 3 क्या है? प्रेजेंट मिलता है, तो ये ट्रिपल टेस्ट स्क्रीनिंग बोला जाता है। तो ये टेस्ट भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। जब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है और उसमें क्या है कि मेनिंजोसील या मेनिंजोमाइलोसील जो कि स्पाइना बाइफिडा में प्रेजेंट होती हैं, उस कंडीशन में हम मैनेजमेंट में प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन आता है कि आप किसी पेशेंट को स्पाइना बाइफिडा है तो उसमें प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। प्रायोरिटी में आपको फर्स्ट प्रायोरिटी उसको पेशेंट को देनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? हाइजीन की। और सेकंड प्रायोरिटी होती है वो होती है स्किन इंटीग्रिटी। यदि क्वेश्चन में आए, यदि एक बेबी है जिसको स्पाइना बाइफिडा है और आपको फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देनी है, तो अब उस कंडीशन में सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो होगी हाइजीन मेंटेन। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है क्योंकि हमको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। और दूसरा है सेकंड प्रायोरिटी में क्या आएगा? स्किन इंटीग्रिटी। जो स्किन इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करके रखना है। अब स्किन इंटीग्रिटी के लिए क्या करते हैं? अब जो इसका वुंड होता है उसको क्लीनिंग कैसे करते हैं? क्लीनिंग में हम देखते हैं तो क्लीनिंग की जाती है नॉर्मल सलाइन के द्वारा, NS के द्वारा क्लीनिंग की जाती है। और ड्रेसिंग जो चेंज की जाती है, ड्रेसिंग वो 3 to 4 आवर में चेंज की जाती है। और ड्रेसिंग कौन सी की जाती है? ड्रेसिंग की जाती है नॉन एडरेंट, बिना चिपकने वाली मोइस्ट ड्रेसिंग विद NS। नॉन एडरेंट मोइस्ट ड्रेसिंग विद NS से मोइस्ट की हुई ड्रेसिंग जो कि चिपकने वाली नहीं होती है वो ड्रेसिंग की जाती है। और क्लीनिंग भी नॉर्मल सलाइन से की जाती है, ड्रेसिंग भी मोइस्ट की जाती है। किससे? NS के द्वारा। 3 to 4 आवर में चेंज की जाती है। प्रायोरिटी की बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी में हाइजीन मेंटेन करना है, ये भी इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा सेकंड प्रायोरिटी में आपको स्किन इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखनी होती है। एक क्वेश्चन और आता है, वो आता है
कि स्पाइना बाइफिडा को प्रिवेंट करने के लिए आप जो फॉलिक एसिड देते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, ट्रीटमेंट स्टार्ट कब किया जाता है? तो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है बिफोर प्रेगनेंसी। ध्यान रखना, बिफोर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से पहले ही हम पेशेंट को क्या देने लग जाते हैं? फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देने लग जाते हैं, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देते हैं। और ये प्रेग्नेंट वोमेन को आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट है वो कितना दिया जाता है? जिसमें आयरन होता है वो 100 mg होता है और फॉलिक एसिड होता है ये भी पूछा गया है फॉलिक एसिड कितना दिया जाता है, तो फॉलिक एसिड दिया जाता है 400 μg। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। तो फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट कितना दिया जाता है? 400 μg पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमने देख लिया कि फॉलिक एसिड सप्लीमेंट इन प्रेगनेंसी मेनली यूज्ड प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉपुलेशन टारगेटेड बाय इंडिकेटेड प्रिवेंटिव इंटरवेंशन। इंडिकेटेड प्रिवेंटिव इंटरवेंशन के अंदर किस तरह की पॉपुलेशन है वो टारगेट की जाती है? पहला ऑप्शन है जनरल पॉपुलेशन, सेकंड ऑप्शन है हाई रिस्क इंडिविजुअल, थर्ड ऑप्शन है स्पेसिफिक पॉपुलेशन, एज स्पेसिफिक पॉपुलेशन, फोर्थ ऑप्शन है ग्रीविंग फैमिलीज। तो इसमें सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि जो प्रिवेंटिव इन्फेक्शन क्या होता है, प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस। तो प्रिवेंटिव इंटरवेंशन का मतलब होता है रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीज। नंबर ऑफ पीपल है जो कि डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, उन उससे प्रिवेंट करने के लिए उसको क्या करना है? नंबर ऑफ पीपल को रिड्यूस करना है। अब यहाँ पे है इंडिकेटेड प्रिवेंटिव इंटरवेंशन। अब इंडिकेटेड प्रिवेंटिव इंटरवेंशन में किसको प्रिवेंट करना है? इसका करेक्ट आंसर है हाई रिस्क इंडिविजुअल। जो हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं, क्योंकि हम प्रिवेंटिव इंटरवेंशन में क्या कर रहे हैं? जो कि सफ़र कर रहे हैं किसी डिजीज से, उसके नंबर ऑफ पीपल को डिक्रीज करना है। और इसके लिए फिर इंडिकेटेड प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे? हाई रिस्क इंडिविजुअल, जो हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा रिस्की है कि वो उस डिजीज से सफ़र हो जाएंगे, तो उनको उनको टारगेट किया जाता है इंडिकेटेड प्रिवेंटिव इंटरवेंशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा है। द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज अकर थ्रू। जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है किसी डिजीज का किसके थ्रू अकर होता है? पहला ऑप्शन है मॉस्किटोज, सेकंड है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, थर्ड ऑप्शन है ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन, फोर्थ है प्लासेंटा। तो जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है किसी डिजीज का वो किसके द्वारा फैलता है? प्लासेंटा के द्वारा। वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है? वर्टिकल ट्रांसमिशन के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं, देखते हैं। वर्टिकल ट्रांसमिशन किसी भी डिजीज का मदर टू बेबी ट्रांसफ़र हो रहा है। मदर टू बेबी यदि ट्रांसफ़र हो रहा है प्लासेंटा के थ्रू, उसको बोलेंगे वर्टिकल ट्रांसमिशन। अब इस वर्टिकल ट्रांसमिशन में जो
प्लासेंटा के थ्रू जो डिजीज होने वाली हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं, वो कौन कौन सी डिजीज होती हैं? वो होती हैं TORCH। ये आप शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं। वर्टिकल ट्रांसमिशन कौन कौन सी डिजीज होती हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन में? टॉर्च। T4 होता है टॉक्सोप्लाज्मा गोनिडी, जो कि एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, पैरासाइट होता है जो कि वर्टिकली ट्रांसमिट हो जाता है प्लासेंटा के थ्रू मदर से बेबी में। इसके अलावा O4 अदर इन्फेक्शन, अदर में अदर वायरस इन्फेक्शन है जैसे कि HIV। R4 होता है रूबेला, जिसका अदर नेम होता है जर्मन मीजल्स। C4 होता है साइटोमेगलो वायरस, और H4 होता है हर्पेज सिम्प्लेक्स वायरस। ये सभी हर्पेज सिम्प्लेक्स वायरस है, साइटोमेगालो वायरस है, रूबेला है, HIV है, टॉक्सोप्लाज्मा गोनिडी है, ये वर्टिकली ट्रांसमिट हो जाते हैं मदर टू फीटस प्लासेंटा के थ्रू। इनको बोला जाता है वर्टिकल ट्रांसमिशन। और इसके अलावा वर्टिकल ट्रांसमिशन डिजीज ही नहीं, एंटीबॉडी भी ट्रांसफ़र होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मदर टू बेबी प्लासेंटा के थ्रू जो एंटीबॉडी ट्रांसफ़र होती है वो कौन सी होती है? वो होती है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। इम्यूनोग्लोबुलिन जी होती है, एंटीबॉडी होती है जो कि मदर से कहाँ चले जाती है? फीटस में चले जाती है थ्रू प्लासेंटा। अब यहाँ पे हमने प्लासेंटा के बारे में पढ़ा है वर्टिकल ट्रांसमिशन, तो थोड़ा प्लासेंटा के बारे में भी देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन प्लासेंटा के थ्रू बन सकते हैं। प्लासेंटा प्लासेंटा क्या होता है? एक डिस्क शेप का होता है। इसका यदि वेट की बात करते हैं तो वेट होता है 500 ग्राम, 500 ग्राम का इसका वेट होता है। इसके अलावा डायामीटर की बात करते हैं, डायामीटर होता है इसका 15 से 20 सेंटीमीटर। थिकनेस की बात करते हैं 2.5 सेंटीमीटर होती है। कहाँ से? मिडिल से। इसके अलावा क्वेश्चन में ये भी आता है कि ये जो प्लासेंटा है वो कितना मैटरनल पार्ट होता है और कितना फीटल पार्ट होता है। तो वहीं पे हम मैटरनल पार्ट की बात करते हैं। मैटरनल पार्ट होता है 1/5, मीन्स 20% होता है वो मैटरनल पार्ट होता है प्लासेंटा के अंदर, और फीटल पार्ट होता है वो होता है 1/4, मीन्स 80% फीटल पार्ट होता है। जो मैटरनल पार्ट होता है वो कौन सा होता है? डेसिडुआ बेसिलिस। डेसिडुआ बेसिलिस होता है। इसके अलावा क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है कि प्रेग्नेंट वोमेन के एंडोमेट्रियम को क्या कहा जाता है? प्रेग्नेंट वोमेन एंडोमेट्रियम। तो प्रेग्नेंट वोमेन के एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ बेसिलिस भी कहा जाता है। ये क्या होती है? इंटरनल म्यूकोजल लेयर होती है एंडोमेट्रियम में,
जो कि जिसको डेसिडुआ बेसिलिस कहा जाता है, और जो कि प्लासेंटा है वो 20% पार्ट होता है प्लासेंटा का, वो इसी का ही होता है, डेसिडुआ बेसिलिस का। इसके अलावा 80% पार्ट होता है वो किसका होता है, बेबी का होता है। और ये किस किस लेयर से बनता है, ये बनता है ट्रोफोएक्टोडर्म, ट्रोफोएक्टोडर्म, कोरियन फंडोसम, इसके अलावा साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोएक्टोडर्म और कोरियन फंडोसम और साइटोट्रोफोब्लास्ट तीनों मिलके फीटल पार्ट बनाते हैं प्लासेंटा के अंदर। इसके अलावा एक 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एम्स 2016, कि प्लासेंटा कितने परसेंट मदर के यूट्रस वाल को ऑक्यूपाई करता है। तो जो प्लासेंटा है वो आपका 30% कवर करता है मैटरनल यूट्राइन वॉल। मैटरनल यूट्राइन वॉल को 30% ऑक्यूपाई करता है प्लासेंटा। और भी हम प्लासेंटा के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। प्लासेंटा है, इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, तो इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है कोटिलेडोन। कोटिलेडोन इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, या इसको बोल सकते हैं प्लासेंटोन, या इसको बोल सकते हैं स्टेम विलाई। स्टेम विलाई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है प्लासेंटा की कोटिलेडोन या प्लासेंटोन या स्टेम विलाई। ये भी क्वेश्चन में आता है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि एक प्लासेंटा के अंदर कितनी स्टेम विलाई होती हैं। तो एक प्लासेंटा के अंदर 60 स्टेम विलाई होती हैं। और ये 60 स्टेम विलाई हैं और 3 to 4 स्टेम विलाई क्या बनाती हैं, एक कोटिलेडोन। इसके अलावा नंबर ऑफ कोटिलेडोन की बात करते हैं। नंबर ऑफ कोटिलेडोन वो होते हैं 15 से लेकर 29 प्रेजेंट होते हैं। एक प्लेसेंटा के अंदर 15 से 29 कोटिलेडोन प्रेजेंट होते हैं। एक कोटिलेडोन में कितने होते हैं, 3 से 4 स्टेम विलाई होती हैं, और एक प्लासेंटा के अंदर 60 स्टेम विलाई प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the below is not a component of HELLP syndrome। नीचे दिए गए में से HELLP सिंड्रोम का कंपोनेंट नहीं है। इसका पहला ऑप्शन है ब्लीडिंग पर वेजाइना, सेकंड ऑप्शन है हीमोलाइसिस, थर्ड ऑप्शन है एलिवेटेड लिवर एंजाइम, फोर्थ ऑप्शन है लो प्लेटलेट काउंट।
तो यहाँ हमको समझना पड़ेगा HELLP सिंड्रोम क्या होता है। HELLP की फुल फॉर्म क्या होती है? H फॉर hemolysis, E फॉर elevated liver enzyme और L फॉर होता है LP फॉर लो प्लेटलेट काउंट। तो HELLP का H फॉर हेमोलाइसिस, EL फॉर एलिवेटेड लिवर एंजाइम और LP का मतलब होता है लो प्लेटलेट काउंट। इसको बोला जाता है HELLP सिंड्रोम। अब इसके अंदर क्या होता है? अब देखिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है हेमोलाइसिस, तो इसका कंपोनेंट है। इसके अलावा एलिवेटेड लिवर एंजाइम, लो प्लेटलेट काउंट, ब्लीडिंग पर वेजाइना इसमें ऑप्शन में यह रॉन्ग है। इसके अलावा जो ये HELLP सिंड्रोम होता है, ये क्या होता है? यह एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। यदि किसी को HELLP हो जाता है, उस कंडीशन में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना होता है। टर्मिनेट ही लास्ट ऑप्शन है। यदि किसी को HELLP है तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ेगी, चाहे वो इमेच्योर हो, प्रीमेच्योर हो, चाहे मैच्योर हो, कोई भी कंडीशन हो, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट ही करना पड़ेगा। नहीं तो मदर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, मतलब जान भी जा सकती है। इसके सिम्टम की बात करते हैं तो HELLP के जो सिम्टम होते हैं, सिम्टम में मिलता है ब्लरी विजन, धुंधला दिखने लग जाता है पेशेंट को। इसके अलावा क्विक वेट गेन हो जाता है। इसके अलावा स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा पेन होता है। कहाँ होता है पेन? कहाँ होता है? अपर राइट मिडिल पार्ट ऑफ बेली। इसके सिम्टम में क्वेश्चन में आए, यदि आपको ब्लरी विजन है, क्विक वेट गेन हो गया है, क्विक स्वेलिंग हुई है, इसके अलावा पेन अपर राइट मिडिल पार्ट ऑफ बेली, तो उसको आपको डायग्नोस करना है ये इसको क्या हुआ है, HELLP। इसके अलावा उसको हेमोलाइसिस हो रहा है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम एलिवेट हो रहे हैं और लो प्लेटलेट काउंट हो रहा है, तो HELLP सिंड्रोम उसको हुआ है। उस कंडीशन में प्रेगनेंसी है तो टर्मिनेशन करना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कॉजेटिव एजेंट फॉर द बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के लिए कॉजेटिव एजेंट कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है क्लाइमीडिया ट्रैकोमेटिस, सेकंड ऑप्शन है कैंडिडा अल्बिकेंस, थर्ड ऑप्शन है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, फोर्थ ऑप्शन है गार्डिनेला वैजानेलिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गार्डिनेला वैजानेलिस। क्या होता है? कॉजेटिव एजेंट होता है किसका? बैक्टीरियल वेजाइनोसिस।
तो ये गार्डिनेला वेजानेसिस क्या होता है? यह एक बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया होता है। और कैसा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस फैमिली का बैक्टीरिया होता है। ग्राम पॉजिटिव होता है। नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है। और नॉन मोटाइल होता है। कोकोबैसिलाई होता है। गार्डिनेला वेजानिल्स क्या होता है? लैक्टोबैसिलाई फैमिली से बिलोंग करता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है। नॉन मोटाइल होता है। कोकोबैसिलाई होता है। इसके अलावा क्लाइमीडिया ट्रैकोमेटिस। क्लाइमीडिया ट्रैकोमेटिस क्या हो? क्लाइमीडिया ट्रैकोमेटिस कॉजेटिव एजेंट होता है। किसका? कॉजेटिव एजेंट होता है क्लाइमीडिया। क्लाइमीडिया का कॉजेटिव एजेंट होता है। और एक क्लाइमीडिया क्या होता है? यह भी एसटीडी होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। इसके अलावा क्लाइमीडिया अल्बिकेंस होता है। ये किसका कॉजेटिव एजेंट होता है? ये होता है कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस का कॉजेटिव एजेंट होता है। इसके अलावा हर्पीज सिम्प्लेक्स है। ये किसका कॉजेटिव एजेंट होता है? ये होता है जेनेटल हर्पीज। जेनेटल हर्पीज का पॉजिटिव एजेंट हर्पीज सिम्प्लेक्स। कैंडिडियासिस का पॉजिटिव एजेंट कैंडिडा अल्बिकेंस। और इसके अलावा क्लाइमीडिया का होता है क्लाइमीडिया ट्रैकोमेटिस। और बैक्टीरियल वेजानोसिस का पॉजिटिव एजेंट होता है गार्डिनेला वेजाइनिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, intermittent claudication is a sign of। इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन है वो किसका साइन होता है? पहला ऑप्शन है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। सेकंड ऑप्शन है नर्व इंजरी। थर्ड ऑप्शन है आर्टीरियल ऑक्लूसिव डिजीज। फोर्थ ऑप्शन है मायोकार्डियल इन्फाक्शन। जो आर्टीरियल ऑक्लूसिव डिजीज, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन किसका साइन होता है? आर्टीरियल ऑक्लूसिव डिजीज। तो ये आर्टीरियल ऑक्लूसिव डिजीज क्या होती है, इसको भी हम देख लेते हैं। आर्टीरियल ऑक्लूसिव डिजीज इसमें थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी की जो बॉडी है, बॉडी की ऑल आर्टरी क्या हो जाए? श्रिंक हो जाए। ऑक्लूसिव आर्ट्रियल ऑक्लूसिव डिजीज में क्या होता है? जो बॉडी की आर्टरी होती हैं वो क्या हो जाती हैं? श्रिंक हो जाती हैं। इस डिजीज में नैरो हो जाती हैं। उसको बोला जाता है आर्ट्रियल ऑक्लूसिव डिजीज। इसमें क्या होता है? श्रिंक होने की वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाती है? वो डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है? नम्बनेस होती है। पेनफुल मूवमेंट होता है। किसमें? काफ मसल्स है, थाई की मसल्स है, उसमें क्या होता है? पेन होता है। इसके अलावा
कोल्डनेस होती है, फुट में कोल्डनेस हो जाती है, और ऐसे ही सेम टू सेम किस में हो जाती है, टो में, लेग में, हील में, ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। नमनेस है, पेनफुल काल्फ मसल्स है, थाई की मसल्स है उसमें भी पेन होता है, कोल्ड हो जाते हैं फुट, टो में, अंगूठे में, और एडी में क्या होता है, इसमें भी नमनेस हो जाता है और कोल्डनेस हो जाती है। ये इसके क्या होते हैं, साइन सिम्टम होते हैं। और इसके कॉज की यदि हम बात करते हैं तो आर्टेरियल ओक्लूसिव डिजीज का कॉज जो होता है वो मोस्टली देखा गया है किसमें, जो पर्सन स्मोकिंग करते हैं उसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जिनको हाइपरटेंशन रहता है उनमें भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा होता है उनमें भी देखने को मिलता है। इसके अलावा टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होती है, उनमें भी ये देखने को मिलता है। तो इसके जो कॉजेटिव एजेंट हैं वो यही हैं, स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, ये सब किस में देखने को मिलते हैं। इनकी वजह से क्या देखने को मिलता है, आर्टेरियल ओक्लूसिव डिजीज कंडीशन में ये सब देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपके कई क्वेश्चन क्लियर होंगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसको एमएस भी बोलते हैं, इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला ऑप्शन है डिटोरिएशन ऑफ स्पाइनल कॉलम, सेकंड है डेफिशिएंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, थर्ड ऑप्शन है इम्पेयर्ड सेरेब्रल सर्कुलेशन, फोर्थ ऑप्शन है प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन और इन द सीएनएस। सीएनएस के अंदर डीमाइलिनेशन हो जाता है, किसके अंदर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन इन सीएनएस। जो ये होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है, इसको हम थोड़ा डीप में देखते हैं। ये क्या होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये क्या होती है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है। और इसमें क्या होता है, इसके अंदर डीमाइलिनेशन हो जाता है, किसका किसका होता है, माइलिन शीथ का। जो माइलिन शीथ होती है उसमें क्या हो जाता है, डीमाइलिनेशन हो जाता है, उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। ये क्यों हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, माइलिन शीथ के अगेंस्ट क्या हो जाती हैं, एंटीबॉडी बन जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, माइलिन शीथ के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है तो माइलिन शीथ का डिग्रेडेशन होता है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाती है। इसके हम कॉज की बात करते हैं तो इसका जो कॉज होता है, कॉज क्या क्या होता है, इसका पहले तो अननोन कॉज होता है, अननोन कॉज अपने आप भी हो जाता है। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इसके साइन सिम्टम की यदि हम बात करें, साइन सिम्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, साइन सिम्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इसमें देखने को मिलता है एटेक्सिया। एटेक्सिया क्यों देखने को मिलता है, इसमें एटेक्सिया देखने को मिलता है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रैक्ट्स ऑफ सेरिबेलम। जो सेरिबेलम की ट्रैक्ट होती हैं उनमें क्या वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, उनमें उनकी जो माइलिन शीथ होती है उनका डिमाइलिनेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इन कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, एटेक्सिया का मतलब क्या होता है, इन कोऑर्डिनेशन
ऑफ मूवमेंट। वो आदमी पर्सन है वो प्रॉपरली मूवमेंट नहीं कर पाता है। इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, इसके अलावा डिप्लोपिया, डबल विजन देखने को मिलता है, नंबनेस है, बाउल एंड ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट। जो बाउल होती है, इंटेस्टाइन होती है और ब्लैडर है, इन दोनों का कंट्रोल होता है, वो भी इन्वॉल्व होता है इसकी वजह से, क्योंकि इसमें ये किस में हो रहा है, डीमाइलिनेशन सीएनएस के अंदर होता है, सीएनएस के अंदर होता है। इस वजह से इनका कंट्रोल भी डिस्टर्ब होता है बाउल और ब्लैडर का। इसके अलावा इसको इस पेशेंट में जो डिप्रेशन भी देखने को मिलता है। डिप्रेशन क्योंकि उसके साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस हो जाता है, डिस्टरबेंस की वजह से ये डिप्रेशन देखने को मिलता है। इसका जो मेन एक साइन सिम्टम में आता है वो आपको ध्यान रखना है। एक आता है स्केटोमा, स्कोटोमा। स्कोटोमा क्या होता है, पैची ब्लाइंडनेस बोलते हैं, PATCHY, ब्लाइंडनेस। पैची ब्लाइंडनेस होती है वो किस में देखने को मिलती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का साइन सिम्टम होता है। इसमें क्या होता है, सेंट्रल का विजन लॉस होता है, सेंट्रल विजन लॉस। मतलब पर्सन है वो देख रहा है और इसमें क्या है कि जो देख रहा है तो उसमें जो सेंटर है, सेंटर की चीज़ें दिखती नहीं है, पेरीफेरी का प्रॉपरली देख पाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसको बोलते हैं स्केटोमा। पैची ब्लाइंडनेस होती है जिसमें सेंट्रल विजन है वो लॉस हो जाता है और पेरीफेरल है उसको देख सकता है, सी कर सकता है। यह किस में देखने को मिलता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब हमने एक बार शॉर्ट रिव्यू करते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑटोइम्यून डिजीज है जो कि डिमाइलिनेशन की वजह से हो जाता है और इसमें इसका कॉज अननोन होता है, वायरल इन्फेक्शन में भी की वजह से भी होता है और एंटीबॉडी बनने की वजह से भी हो जाता है। साइन सिम्टम में एटेक्सिया मिलता है, डिप्लोपिया मिलता है, डिस्टर्ब साइकोलॉजिकल फंक्शन, बॉवल ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है, स्केटोमा देखने को मिलता है जिसमें पैची ब्लाइंडनेस हो जाती है, सेंट्रल विजन लॉस हो जाता है, पेरिफेरल को देख सकता है। इसका जस्ट अपोजिट, अब आपने मल्टीपल स्क्लेरोसिस पढ़ा है तो आपको ध्यान देना चाहिए, इसका जस्ट अपोजिट सिम्टम, जस्ट अपोजिट क्या होता है आपका, GBS। एक डिजीज होती है GBS, उसको भी आप देख लीजिए। ये GBS क्या होती है, इसके जस्ट अपोजिट होती है GBS। इसको बोलते हैं गुलियन बैरे सिंड्रोम। गुलियन बैरे सिंड्रोम में क्या होता है, ये भी क्या होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है। और इसकी ये कहाँ होती है, ये PNS के अंदर होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होती है। और इसका जो कॉज की यदि हम बात करते हैं, इसका कॉज भी अननोन होता है, इडियोपैथिक होता है। वैसे जो देखने को मिलता है वो इसमें किसकी वजह से भी देखने को मिलता है, साइटोमेगालोवायरस की वजह से भी देखने को, एप्स्टीन बार वायरस होता है उसके इन्फेक्शन की वजह से भी ये GBS देखने को मिलता है। इसके अलावा क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनी, कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनी है, इसकी वजह से जो गुलियन बारे सिंड्रोम है जो इसका कॉजेटिव एजेंट है, तो ऑप्शन में कई बार दिया हुआ है कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनी, तो इस कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनी भी इसका कॉज होता है। इसके अलावा साइन सिम्टम की बात करते हैं तो साइन सिम्टम इसमें जो देखने को मिलते हैं, इसमें एसेंडिंग वीकनेस देखने को मिलती है, एसेंडिंग वीकनेस।
इसमें क्या होता है, सबसे पहले फुट में वीकनेस होती है, फुट के अलावा फिर धीरे-धीरे मतलब नीचे से ऊपर की तरफ वीकनेस होती है। जब सबसे पहले टो है, हील है, लेग्स है, थाई है, उसके बाद में इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट आगे बढ़ता चला जाता है, तो इसको बोलते हैं लोअर टू अपर। वीकनेस होती है वो उसको बोलते हैं असेंडिंग वीकनेस, और ये किस में देखने को मिलती है, गुलियन बारे सिंड्रोम जीबीएस में देखने को मिलती है। और जीबीएस में और क्या देखने को मिलता है, ध्यान रखना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बॉवल और ब्लैडर इन्वॉल्व हो रहे थे, क्योंकि वहाँ सीएनएस से कंट्रोल होते हैं बॉवल और ब्लैडर की एक्टिविटी। अब यहाँ क्या हुआ है, पेरिफेरल पीएनएस में हुआ है ये डिमेलिनेशन, तो इसमें बॉवल और ब्लैडर है, इसका इन्वॉल्वमेंट देखने को नॉट इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसके अलावा वहाँ साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही थी, यहाँ साइकोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, ये होते हैं नॉर्मल होते हैं। इसके डायग्नोसिस के लिए, जीबीएस के डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, इसको डायग्नोसिस के लिए नर्व कंडक्शन टेस्ट किया जाता है, एनसीटी टेस्ट किया जाता है। और इसके मैनेजमेंट में क्या दिया जाता है, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन जी दिया जाता है। इसके अलावा प्लाज्मा फेरेसिस भी दिया जाता है। प्लाज्मा फेरेसिस इम्यूनोग्लोबुलिन जी इसके मैनेजमेंट में दिया जाता है, डायग्नोसिस में नर्व कंडक्शन टेस्ट किया जाता है। ये था सब कुछ जीबीएस के बारे में। तो आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्लियर हो गया। इसके साथ-साथ में जीबीएस से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन है वो है जेनेटिक एक्सचेंज प्रोसेस इन विच डोनर डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड टू द रेसिपिएंट बाय वायरस। क्वेश्चन में पूछा गया है जेनेटिक एक्सचेंज इन विच जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज प्रोसेस हो रही है किसके अंदर, इन विच उसके अंदर क्या हो रहा है, डोनर का डीएनए इंट्रोड्यूस किया गया है रेसिपिएंट वायरस। कोई भी डोनर है उसका डीएनए किसके लिए इंट्रोड्यूस किया है, रेसिपिएंट वायरस के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ट्रांसडक्शन, सेकंड ऑप्शन है कॉन्जुगेशन, थर्ड ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन, फोर्थ ऑप्शन है ट्रांसफेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रांसडक्शन। अब हम समझेंगे कि ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफेक्शन, इन चारों में क्या अंतर होता है और इसका मतलब क्या-क्या होता है। इसका मीन समझ जाएंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन में दिया है ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन में क्या होता है, जैसे एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया है और ये मान लीजिए एक कोई वायरस है। वायरस का जो कोई डीएनए पार्ट है, यहाँ डीएनए पार्ट है, वो क्या हो जाए, एक्सीडेंटली क्या हो जाए, बैक्टीरिया के बैक्टीरिया के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, और इसको एक्सीडेंटली एब्जॉर्ब हो जाए। एक्सीडेंटली क्या हो रहा है इसमें, किसी वायरस का डीएनए किससे मैच हो रहा है, बैक्टीरिया के डीएनए से। इसको क्या बोलेंगे, एक्सीडेंटली वायरल न्यूक्लिक एसिड enter into the bacterial cell DNA। जो
वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो डीएनए पार्ट होता है, वो एक्सीडेंटली किस में आ जाए, बैक्टीरियल की सेल के अंदर इंटर कर जाए, उसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो दिया है कॉन्जुगेशन। अब इसमें क्या हुआ है, ट्रांसडक्शन में जो एक्सीडेंटली वायरस से क्या हुआ है, बैक्टीरिया में इंसर्ट हुआ है, को ट्रांसडक्शन बोला जाता है। सेकंड है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर होता है इसमें डीएनए का किसके द्वारा, सेल टू सेल। सेल टू सेल, जैसे एक बैक्टीरियल सेल है, ये दूसरी बैक्टीरियल सेल है, मान लीजिए ये दोनों कनेक्ट किसी ट्यूब से या कैसे भी कनेक्ट हो जाती हैं, तो एक सेल से दूसरी सेल कनेक्ट हो रही है और आपस में एक्सचेंज कर रही हैं, क्या, डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको बोला जाता है कॉन्जुगेशन। थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इसमें क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ क्या होता है, एक बैक्टीरिया है और एक दूसरा बैक्टीरिया है। दोनों बैक्टीरिया में क्या होता है, एक बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो क्या हो रहा है, डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जाके मैच हो जाता है। यदि इस ए बैक्टीरिया है और ये बी बैक्टीरिया है, ए बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो मैच हो जाए, कॉम्पिटेंट हो जाए बी बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में, तो ये क्या होगा, इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, किसी बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए है वो किस कॉम्पिटेंस होता है दूसरे बैक्टीरिया के, अदर बैक्टीरिया से क्या हो जाता है, मैच हो जाए, उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीएनए। और फोर्थ है हमारा ट्रांसफेक्शन। ट्रांसफेक्शन में क्या होता है, यह एक मेथड होता है। ट्रांसफेक्शन क्या होता है, एक मेथड होता है ट्रांसपोर्ट करने का, डीएनए ट्रांसपोर्ट करने का एक मेथड होता है। डीएनए है, आरएनए है या न्यूक्लिक एसिड कोई भी है, ठीक है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने का एक मेथड होता है, जिसके अंदर क्या क्या करते हैं हम, किसी केमिकल या लिपिड या फिजिकल बेस्ड मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, डीएनए आरएनए या न्यूक्लिक एसिड को क्या करते हैं, हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ट्रांसफेक्शन। अब आपको समझ में आ गया होगा, यदि एक्सीडेंटली वायरस का डीएनए किस में मैच हो जाए, बैक्टीरिया में, तो वो बोला जाता है ट्रांसडक्शन। और कॉन्जुगेशन में ट्रांसफर हो जाए एक सेल का डीएनए दूसरी सेल में, दूसरी बैक्टीरियल सेल में, और कॉन्टैक्ट के द्वारा आपस में दोनों सेल कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और एक्सचेंज कर लेती हैं डीएनए को, उसको बोला जाता है कॉन्जुगेशन। तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें क्या होता है, किसी बैक्टीरियल सेल का एक्सटर्नल डीएनए किसी कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल में जाके मैच हो जाए। फोर्थ है आपका ट्रांसफेक्शन एक मेथड होता है जिसमें डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड को केमिकल, लिपिड या किसी फिजिकल मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसको बोला जाता है ट्रांसफेक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। नर्सिंग वाईफाई से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।